बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट क्या होते हैं, एक्सियम्स भी कहते हैं या एक्सियम्स ऑफ पोस्टुलेट, एक्सियम्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो याद रखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर कोई भी पार्टिकल हो उसकी स्टेट को जो हम डिफाइन करते हैं वो एक्चुअली दो डायनामिकल वेरिएबल्स होते हैं जो पार्टिकल की स्टेट के बारे में हमें बताते हैं कि द स्टेट ऑफ द पार्टिकल इज स्पेसिफाइड एट एनी टाइम बाय टू डायनामिकल वेरिएबल्स। डायनामिकल वेरिएबल्स और भी होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर पोजीशन को हमने डिफाइन किया हुआ है, पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम। इस तरह एंगुलर मोमेंटम भी होता है, एनर्जी भी होती है, ये हमारे और भी डायनामिकल वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटली जो होते हैं। ये डायनामिकल वेरिएबल्स फिर आगे एसोसिएटेड होते हैं ऑब्जर्वेबल्स के साथ, और जिससे ऑब्जर्वेबल्स वो होते हैं जिन्हें एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जा सके। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर किसी भी पार्टिकल की स्टेट को जो डिफाइन करते हैं वो ये दो डायनामिकल वेरिएबल होते हैं, एक पोजीशन और एक लीनियर मोमेंटम। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर किसी भी पार्टिकल की स्टेट को टाइम के किसी भी लम्हे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो डिफाइन किया जाता है उन्हें हम पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स में देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल की स्टेट को कौन बता रहा है, ये दो डायनामिकल वेरिएबल, पोजीशन और मोमेंटम। बट क्वांटम मैकेनिक्स में देखें तो पार्टिकल की स्टेट के बारे में हमें कौन बता रहा है, वो पोस्टुलेट होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के। आगे देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के कितने पोस्टुलेट हैं। तो याद रखिए, क्वांटम मैकेनिक्स के जो पोस्टुलेट हैं, एक तो हम ये क्वांटम स्टेट के बारे में बताते हैं कि उसे कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं मैथमेटिकली किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पर। क्वांटम स्टेट के बारे में एक तो इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरा कि हाउ टू कैलकुलेट द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, कि इस क्वांटम स्टेट से कैसे हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक तो सेकंड ये। और थर्ड कि नोइंग द स्टेट ऑफ सिस्टम एट टाइम टी, अगर हम स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में हमें पता चल जाए किसी भी टाइम टी पर, तो फिर उसी स्टेट ऑफ सिस्टम को फिर हम फाइंड कर सकते हैं आफ्टर टाइम टी प्राइम, कि टाइम टी प्राइम के बाद फिर हम उसको अगेन फाइंड आउट कर सकते होते हैं। It means that how time is involved in the quantum state of the particle। इससे हमें पता चलता है कि क्वांटम स्टेट के साथ टाइम कैसे इन्वॉल्व है। तो इन सबका जो आंसर है वो हमें पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बताते हैं। वो कितने होते हैं, देयर आर 6 पोस्टुलेट या एक्सियम्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो कौन कौन से हैं वो देखें। पहला पोस्टुलेट जो है उसे हम कहते हैं वेव फंक्शन पोस्टुलेट, सेकंड को ऑपरेटर पोस्टुलेट, थर्ड को टाइम एवोल्यूशन पोस्टुलेट, और फोर्थ को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पोस्टुलेट, इस तरह एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोस्टुलेट, और सिक्स जो है वो बेसिस सेट पोस्टुलेट। अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले वेव फंक्शन पोस्टुलेट क्या होता है, देखें जी। वेव फंक्शन पोस्टुलेट हमें ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, वेव फंक्शन जो है ये हमेशा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ये सॉल्यूशन होते हैं। वेव फंक्शन जो होते हैं ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, और किसी भी सिस्टम के अबाउट ये सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं। यानी सिस्टम की स्टेट के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं। सिस्टम के बिहेवियर को कंप्लीटली ये डिस्क्राइब करते हैं। वेव फंक्शन पोस्टुलेट जो है, वेव फंक्शन मैंने कहा कि वेव फंक्शन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है। किसी भी सिस्टम को कंप्लीटली जो डिस्क्राइब करता है वो वेव फंक्शन होता है। ये सिस्टम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखता होता है। लेकिन वेव फंक्शन माइंड में रखिए, वेव फंक्शन जो है ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ये हमारी रियल क्वांटिटी नहीं है, ये कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रखती होती। इंफॉर्मेशन इसके पास होती है सिस्टम के बिहेवियर के बारे में, लेकिन वो इंफॉर्मेशन लॉक्ड होती है, वो हमने इससे अनलॉक करवानी होती है। वो अनलॉक कैसे करवाते होते हैं, तो याद रखें कि वेव फंक्शन से जो हम इंफॉर्मेशन अनलॉक करवाते हैं वो हम इसके ऊपर हर्मिशन ऑपरेटर ऑपरेट करवाते हैं। हर्मिशन ऑपरेटर ऑपरेट करवाएंगे, देन इससे इंफॉर्मेशन जो है वो अनलॉक होगी। तो वेव फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि वेव फंक्शन को लाजमी बात है कि इसे हमेशा याद रखिए, इसे सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, इसे मल्टी वैल्यू नहीं है, बल्कि एक वक्त में एक ही इसकी वैल्यू डिफाइन हो। इस तरह फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट ना हो। इस तरह कॉन्टिन्यूस हो, इसका जो ग्राफ बने वो कॉन्टिन्यूस बने, वो उसमें कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करे, और स्क्वायर इंटेग्रेबल हो। यानी अगर वेव फंक्शन का स्क्वायर लें तो उसकी इंटीग्रेशन भी पॉसिबल हो। क्लियर, स्क्वायर लेके उसकी इंटीग्रेशन, हमें पता है कि वेव फंक्शन का स्क्वायर जो होता है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाता है, तो उसकी इंटीग्रेशन भी पॉसिबल हो। तो ये प्रॉपर्टीज जिनमें होती हैं कि वो सिंगल वैल्यूड हो, फाइनाइट हो, कॉन्टिन्यूस हो, स्क्वायर इंटीग्रेबल हो, उसे हम वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन कहते हैं। क्योंकि उसे हम नाम क्या देते हैं, वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। तो हमने कहा कि देयर एग्जिस्ट अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, जिसे हम नाम क्या दे रहे हैं, कॉल्ड वेव फंक्शन, व्हिच कंटेन ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम, जो कि सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहा होता है। वेव फंक्शन को साइज से रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकल क्वांटिटी साइज से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखें कि वेव फंक्शन कोऑर्डिनेट है, किन कोऑर्डिनेट्स पर ये कंसिस्ट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि ये स्पेशल कोऑर्डिनेट पर कंसिस्ट कर रहा है और एक टेम्परल कोऑर्डिनेट पर कंसिस्ट कर रहा है। स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हमारे ये तीन है, एक्स वाई जी, ने हम स्पेशल कोऑर्डिनेट्स या स्पेस कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, या पोजीशन कोऑर्डिनेट्स भी कहते होते हैं।
और चौथा जो हमारा ये टेम्परल कोऑर्डिनेट है। तो साय जो है ये वेव फंक्शन कंसिस्ट कर रहा है हमारे इन कोऑर्डिनेट्स पर। ओके हो गया। और मैंने आपको बताया कि जो ये प्रॉपर्टी पोजेस करता है वेव फंक्शन, उसको हम नाम क्या देते हैं, वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन कहते होते हैं। और वेव फंक्शन एक्चुअली बताता है क्या, ये हमें किसी भी पार्टिकल की वेव नेचर के बारे में बताता है। इस तरह याद रखिएगा कि वेव फंक्शन श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, जिसके पास इंफॉर्मेशन सारी की सारी होती है सिस्टम की स्टेट के बारे में या सिस्टम के बिहेवियर के बारे में, लेकिन वो लॉक्ड होती है। उससे हमने अनलॉक कैसे करवानी होती है कि उसके ऊपर हम हर्मिशन ऑपरेटर को ऑपरेट करवा के देन हम उससे अनलॉक करवाते हैं। और ये इटसेल्फ क्या है, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, रियल क्वांटिटी नहीं है। तो लीजिए हम नेक्स्ट पोस्टुलेट को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट जो हमारा है वो है ऑपरेटर पोस्टुलेट। ऑपरेटर पोस्टुलेट क्या है कि देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स में डायनामिकल वेरिएबल्स होते हैं। जिस तरह मैंने बात की कि पोजीशन है, लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गई, इन्हें हम डायनामिकल वेरिएबल्स कहते होते हैं। क्लियर। अब हर ऑब्जर्वेबल के साथ एक ना एक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक ना एक ऑपरेटर जो है वो एसोसिएट किया गया होता है हर ऑब्जर्वेबल के साथ। लीनियर मोमेंटम है तो उसका लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है, पोजीशन है तो उसका पोजीशन ऑपरेटर है, इस तरह एनर्जी है तो उसका भी टोटल एनर्जी ऑपरेटर है। इट मींस कि हर ऑब्जर्वेबल के साथ क्या है कि एक ना एक ऑपरेटर एसोसिएटेड है। क्लियर। हम यहाँ पर ये बात करते होते हैं उस ऑपरेटर को होना क्या चाहिए, उस ऑपरेटर को हमेशा हर्मिशियन ऑपरेटर होना चाहिए। एवरी फिजिकल ऑब्जर्वेबल इज एसोसिएटेड विद अ लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखें कि ईच डायनामिकल वेरिएबल रिलेटिंग टू द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, हर डायनामिकल वेरिएबल जो होता है, डायनामिक्स का मतलब यही होता है कि जो पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करे, रिलेटिंग टू द मोशन ऑफ अ पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर ऑपरेटर। यानी हर डायनामिकल वेरिएबल के साथ क्या है कि एक लीनियर ऑपरेटर एसोसिएट है। तो क्लासिकल फिजिक्स में देखें कि सर्टेन डेफिनेट फंक्शंस जो होते हैं ऑफ सूटेबल वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड विद ईच ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर क्या है कि हर वेरिएबल्स जो है a certain definite function of suitable variables are associated with each observable quantity, कि हर ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के साथ एक ना एक फंक्शन जो है एक अटैच्ड होता है। क्लियर। दस एक्स वाई जी आर एसोसिएटेड विद पोजीशन। जिस तरह ये देखें कि एक्स वाई जी जो है ये किसके लिए डिफाइन होते हैं, ये पोजीशन के लिए, यानी ये जो फंक्शन है ये पोजीशन के लिए डिफाइन होते हैं। इसी तरह एम वी जो है ये लीनियर मोमेंटम के लिए है, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो लीनियर मोमेंटम के लिए। ऑफ एम वी स्क्वायर ये किसके लिए होता है, ये काइनेटिक एनर्जी के लिए होता है। क्लियर। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स में इनका जो मुतबादिल, इनका जो सब्स्टिट्यूट है वो क्या है, वो ऑपरेटर्स होती हैं। क्लियर हो गया। ये क्वांटम मैकेनिक्स में इनके क्या होंगे, ऑपरेटर होंगे। विद एवरी ऑब्जर्वेबल वी एसोसिएट अ हर्मिशियन ऑपरेटर, कि हर ऑब्जर्वेबल के साथ क्वांटम मैकेनिक्स में कौन एसोसिएट होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा, जो एक्ट किसके ऊपर करेगा, वेव फंक्शन के ऊपर एक्ट करेगा। ओके। मैंने आपको पहले बताया कि वेव फंक्शन के ऊपर ये एक्ट क्यों करता है, क्योंकि हमने उससे इंफॉर्मेशन अनलॉक करनी होती है, इस वजह से हम हर्मिशियन ऑपरेटर को वेव फंक्शन पर ऑपरेट करवाते हैं। तो ये जो ऑपरेटर ऑपरेट होते हैं, ये याद रखें, ये जो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं कि ये जो ऑपरेटर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोजीशन, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये हमारे लीनियर मोमेंटम के हो गए, यहाँ पर पोजीशन और लीनियर मोमेंटम दोनों हो गए, तो इन्हें कहते हैं कम्यूटेशन रिलेशंस। इन्हें कुछ ना कुछ कम्यूटेशन रिलेशंस जो होते हैं वो ओबे करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पोजीशन देखें कि ये यहाँ पर पोजीशन ऑपरेटर है, ये ऊपर कैप साइन या हेड साइन ऑपरेटर को बता रहा है कि पोजीशन ऑपरेटर है ith कोऑर्डिनेट और यहाँ पर jth कोऑर्डिनेट है। अब ये दोनों जो है पोजीशन कोऑर्डिनेट, दोनों पोजीशन कोऑर्डिनेट हमेशा क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। कम्यूट करने के मीनिंग क्या है, कम्यूट करने के यहाँ पर मीनिंग ये है कि अगर आंसर 0 आएगा तो इट मींस आप साइमल्टेनियसली इनको मैयर कर सकते हैं, एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में आप दोनों को मैयर कर सकते हैं। इस तरह लीनियर मोमेंटम देखिए दोनों कम्यूट कर रहे हैं, उसका ith कोऑर्डिनेट भी और jth कोऑर्डिनेट भी। इट मींस ये भी क्या है, ये मैयरेबल है साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, यानी ये दोनों इनको मैयर कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखें थर्ड एग्जाम्पल में, तो पोजीशन और लीनियर मोमेंटम का आंसर देखें तो ये हमें यहाँ पर हमें दोनों का आंसर देखें तो ये नॉन जीरो आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा। तो इट मींस आप दोनों को साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में मैयर नहीं कर सकते। और यही हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी यही कहता होता है कि अगर आप पोजीशन को एक्यूरेसी के साथ मैयर करते हैं तो उस वक्त क्या आता है कि सेकंड, ये जो हमारा लीनियर मोमेंटम है उसमें क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। और अगर लीनियर मोमेंटम को एक्यूरेसी के साथ मैयर करेंगे तो पोजीशन में एरर आ जाएगा। तो ये देखें, इट मींस हमें पता चला कि लीनियर मोमेंटम तो कम्यूट कर रहे हैं, पोजीशन जो ऑपरेटर है वो भी कम्यूट कर रहे हैं, लेकिन पोजीशन ऑपरेटर और लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर वो कम्यूट नहीं करते। थर्ड पोस्टुलेट देखें, टाइम एवोल्यूशन पोस्टुलेट। टाइम एवोल्यूशन पोस्टुलेट, इसको जो चीज डिफाइन करती है वो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिफाइन करती है। देखें टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर, जिसमें एच ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, जिसे टोटल एनर्जी ऑपरेटर भी कहते हैं, एक वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। क्लियर।
तो हमारे राइट साइड पे देखें तो हमें क्या चीज मिल रही है, आयोटा एच के पार्शियल साई बाय पार्शियल टी, यानी वेव फंक्शन का बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है। इस वजह से हम कहते हैं टाइम एवोल्यूशन पोस्टुलेट कि वेव फंक्शन जो है ये कोई वेव फंक्शन सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन रखता था, वो किस तरह से इवॉल्व कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी कर रहा है। इस वजह से इसका नाम क्या है कि टाइम एवोल्यूशन पोस्टुलेट। जरा फोर्थ देखें, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पोस्टुलेट। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैंने आपको बताया था कि वेव फंक्शन जो है ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है ये एक रियल क्वांटिटी होती है। ये एक फिजिकल सिग्निफिकेंस रखती है जिसकी रेंज 0 से 1 के दरमियान होती है। कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 होती है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है। और इसको कैसे फाइंड किया जाता है कि वेव फंक्शन और उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवाया जाता है, देन वो बनता है साई स्क्वायर। और साई स्क्वायर जो है उसे हम क्या कहते होते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते होते हैं, जो कि एक मेजरेबल क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन वे फंक्शन को हम मेजर नहीं कर सकते। एक्सपेक्टेशन निकाली जाती है जब हम रिपीटेड मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं, किसी चीज को रिपीट कर रहे होते हैं, बहुत सारी रिपीटेड मेजरमेंट्स करें, देन उनकी एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकाली जाती है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब होता है एवरेज वैल्यू हमने फाइंड आउट करना होता है। तो कोई भी ऑब्जर्वेबल हो उसकी जो अलाउड वैल्यूज होती हैं वो आइगन वैल्यू स्पेक्ट्रम के अंदर कंटेन्ड हुई होती हैं। ये एक आइगन वैल्यू स्पेक्ट्रम है या आइगन वैल्यू इक्वेशन है कि ये एक हमारे पास वेव फंक्शन है। क्लियर, वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है। तो अगर किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर ऑपरेट हो तो उस फंक्शन को नाम दिया जाता है आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन जिस तरह यहाँ पे है, इस इक्वेशन में भी देखें कि एक ए ऑपरेटर, कोई जनरल ऑपरेटर ए है, वो एक फंक्शन पर ऑपरेट हुआ तो इसको हमने कहा कि ये आइगन फंक्शन है। अब जब ये ऑपरेटर उस फंक्शन पर ऑपरेट हुआ तो उसने सेम वही फंक्शन जनरेट किया, तो ये भी हमारा आइगन फंक्शन है, लेकिन साथ एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ये वाली। क्लियर, इसे नाम दिया जाता है आइगन वैल्यू। तो ये आइगन वैल्यू हो गई, ये आइगन फंक्शन हो गया, और इस होल को हम नाम देते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन का नाम देते हैं। क्लियर, आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो सेट ऑफ आइगन वैल्यूज अगर होंगी तो आइगन वैल्यू स्पेक्ट्रम बनेगा। तो जिस तरह यहाँ पर बात हो रही है कि द अलाउड वैल्यूज ऑफ एन ऑब्जर्वेबल आर कंटेन्ड, कि एक ऑब्जर्वेबल की जो अलाउड वैल्यूज होती हैं वो कंटेन्ड किस में होती हैं, वो आइगन वैल्यू स्पेक्ट्रम में होती हैं। आइगन वैल्यू स्पेक्ट्रम ऑफ द ऑपरेटर एसोसिएटेड विद द ऑब्जर्वेबल। यानी उस ऑब्जर्वेबल से आपने जो इंफॉर्मेशन लेनी है, जो अलाउड वैल्यूज ऑब्टेन करनी है, वो किस तरह करनी है कि उस ऑब्जर्वेबल पर एक ऑपरेटर ऑपरेट करवाना पड़ेगा। ये देखिए, एक ऑपरेटर हम ऑपरेट करवा रहे हैं ऑब्जर्वेबल पर। क्लियर, ये एक फंक्शन पर कह दें कि हर ऑब्जर्वेबल का एक ऑपरेटर होगा क्वांटम मैकेनिक्स में, जो कि आप फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि ये उस ऑब्जर्वेबल के एक ऑपरेटर है जो उस फंक्शन पर ऑपरेट हो रहा है। वेव फंक्शन के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। क्लियर, तो अब हमने उससे इंफॉर्मेशन को अनलॉक करवाना है। तो मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर हमेशा ऑपरेटर ऑपरेट करवाते होते हैं। तो आपने एक ऑपरेटर इस फंक्शन पर ऑपरेट करवाया, ये जो आइगन फंक्शन कहलाता है, उसने हमें अगेन वही आइगन फंक्शन जनरेट किया और साथ एक आइगन वैल्यू हमें मिली। तो हमें ऑब्जर्वेबल की जो अलाउड वैल्यूज मिलेंगी वो आइगन वैल्यू स्पेक्ट्रम में मिलेंगी। वो कैसे मिलेंगी कि उस ऑब्जर्वेबल के साथ एक ऑपरेटर जो है वो एसोसिएट करवाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, ए पॉइंट कर चुके हैं, बी पॉइंट में देखिए कि फर्स्ट स्टेट फंक्शन साई इज एन आइगन फंक्शन। मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा आइगन फंक्शन है ऑफ एन ऑपरेटर ए। ऑपरेटर ए एसोसिएटेड विद सम ऑब्जर्वेबल ए। कोई ऑब्जर्वेबल ए था, क्लासिकल फिजिक्स में ऑब्जर्वेबल कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स में उसके साथ ऑपरेटर एसोसिएटेड किए जाते हैं। कोई ऑब्जर्वेबल ए था, क्वांटम मैकेनिक्स में हमने बात की तो हमने उसके साथ क्या अटैच कर दिया, एक ऑपरेटर ए अटैच कर दिया। वो हम एक स्टेट फंक्शन साई पर ऑपरेट करवा रहे हैं। तो हुआ क्या, बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर आइगन वैल्यू ए, तो उसने हमें एक आइगन वैल्यू ए दी, then repeated measurements of that observable a in the same state। और अगर यही वे फंक्शन साय रहे और अगेन यही आप काम बहुत मेनी टाइम्स करें, आप मेजरमेंट्स को रिपीट करें, विल ऑलवेज यील्ड द सेम आइगन वैल्यू। मतलब एक दफा आपने ऑपरेटर इस पे ऑपरेट करवाया, आपके पास आइगन वैल्यू ए आई, आपने सेकंड टाइम अगेन यही काम किया, आपके पास फिर आइगन वैल्यू यही आई। अगर आप ये एन टाइम्स यही यही काम करें और एन टाइम्स यही आइगन वैल्यू आए। क्लियर, तो इसे हम कह रहे होते हैं कि हमारी क्या है, ये रिपीटेड मेजरमेंट्स हैं। तो अब हम कहते हैं कि अगर ये साई जो है ये उसका आइगन फंक्शन ना हो, ऑपरेटर ए का, ये ऑपरेटर ए का ये आइगन फंक्शन था, अब ऑपरेटर ए का वो आइगन फंक्शन ना हो, देन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ द ऑब्जर्वेबल इन द सेम स्टेट थ्रू yielding some आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर। मतलब क्या है का, अगर वो आइगन फंक्शन उस ऑपरेटर का ये आइगन फंक्शन ना हो ऑपरेटर ए का, तो इट मींस आइगन वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। क्लियर, आप डूइंग डिफरेंट मेजरमेंट्स, आप हर दफा डिफरेंट मेजरमेंट्स करेंगे तो वो डिफरेंट आइगन वैल्यू को जनरेट करेगा। क्लियर, फंक्शन सेम लेंगे तो आइगन वैल्यू भी सेम आएगी, फंक्शन डिफरेंट लेंगे तो आइगन वैल्यू भी क्या आएगी, वो डिफरेंट आएगी। अब जरा देखिए द एवरेज, अब आप
एवरेज निकालते हैं। वो जो आपने मेजरमेंट्स मेनी टाइम्स ली है ना, ढेर सारी जो आपने मेजरमेंट्स ली हैं, अब आप उनकी क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। द एवरेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ द ऑब्जर्वेबल ए इन द नॉर्मलाइज्ड स्टेट साइ, उसे हम नाम क्या देते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए का। नॉर्मलाइज, मैं प्रीवियस लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। नॉर्मलाइजेशन चीज क्या होती है कि वेव फंक्शन साइ जो है, साइ स्टेरिक और साइ बीच में ये ऑपरेटर ना हो, साइ स्टेरिक साइ, और आप उसे इंटीग्रेट करें वो इक्वल हो 1 के, उसका आंसर 1 हो, तो उसे हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। क्लियर। तो यहाँ पर ये देखें कि आपने वेव फंक्शन पर ऑपरेटर ऑपरेट करवाया, उसने आपको एक आइगन वैल्यू दी a1, और साथ एक वेव फंक्शन का नाम क्या दिया हमने, साइ1। देन अगेन आपने वेव फंक्शन पर ऑपरेटर ऑपरेट करवाया, एक नया आपके पास आइगन फंक्शन आया, और आइगन वैल्यू भी एक न्यू आइगन वैल्यू आई। इट मींस आपके पास वेव जो आइगन फंक्शन है वो चेंज हो रहा है, तो आइगन वैल्यू भी चेंज हो रही है। ये देखिए, आपने ऑपरेटर को मेनी टाइम्स ऑपरेट करवाया वेव फंक्शन या स्टेट फंक्शन पर, और आपने ये रिजल्ट्स ऑब्टेन किए आइगन वैल्यूज के a1 a2 a3 an, यानी एक आइगन वैल्यू स्पेक्ट्रम आपको मिल रहा है। क्लियर। तो देन बाय टेकिंग एवरेज, फिर आप इनकी एवरेज लेके आप क्या गेट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके हो गया। अब ये देखिए, यहाँ पर देखिए, अब हम साइ की वैल्यू पुट करते हैं। ये जो वेव फंक्शन साइ है इसको एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू में पुट करते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का ये रिलेशन होता है, क्लियर, कि आपने जो ऑपरेटर, ये देखें ए के ऊपर कैप या हैट है तो ये उसका ऑपरेटर है, आपने जो ऑपरेटर यूज करना है आपने, यानी जो यहाँ पे जिसकी एक्सपेक्टेशन, सॉरी यहाँ पर जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू मेजर करनी है, ऑपरेटर उसी का यूज करना है। देखिए, मैं एवरेज वैल्यू ए की ले रहा हूँ तो ऑपरेटर भी उसी का यूज करूंगा। अगर मैं एवरेज वैल्यू यहाँ पर फॉर एग्जांपल ई की लेता हूँ, ई या डी की, तो मुझे ऑपरेटर भी वैसा ही यूज करना पड़ेगा। ओके, दोनों के बिटवीन, दोनों वेव फंक्शंस के बिटवीन एक का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया हुआ है और एक को हमने सिंपल यूज किया हुआ है। अब हमें पता है कि ए साइ ऑपरेटर जब इसके ऊपर ऑपरेट होता है तो आइगन वैल्यू इक्वेशन में वो हमें एक आइगन वैल्यू मिलती है, और अगेन वो हमारा आइगन फंक्शन मिलता है। तो ये देखिए, ये ऑपरेटर इस वेव फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं ए साइ। नेक्स्ट देखिए, हमने ये ए साइ लिखा, ये ए जो ये आइगन वैल्यू, जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है और एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इस वजह से इसको हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उसको हम इस तरह, और ये चीज जो होती है साइ स्टेरिक साइ इंटीग्रेशन, ये आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी कहलाती है, साइ स्क्वायर भी कहलाती है, या स्क्वायर इंटीग्रेबल भी कहते होते हैं ऐसे। ओके हो गया। तो ये हमने देखा कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोस्टुलेट या एवरेज वैल्यू, कि आप अगर डिफरेंट टाइम आप रिपीटेड मेजरमेंट्स करें तो देन आप क्या करते होते हैं, उनकी एवरेज वैल्यू ले सकते होते हैं। अब वो आप पर डिपेंड है कि आप अगर वेव फंक्शन सेम लेंगे तो आइगन वैल्यू भी सेम आएगी, अगर वेव फंक्शन डिफरेंट करते जाएंगे तो आइगन वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट। जिस तरह मैंने अभी आपको ये केस करवाया कि a1 a2 a3 से लेके an तक, तो देन आप सबकी फिर क्या लेंगे, एवरेज वैल्यू लेंगे, तो देन वो आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहलाएगी। नेक्स्ट पोस्टुलेट है जी बेसिस सेट पोस्टुलेट। बेसिस सेट, इट इज एन assumption ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, कि ये क्वांटम मैकेनिक्स की एक assumption है that all the linearly independent eigen function, इंडिपेंडेंट, डिपेंड ना कर रहे हो, एक दूसरे पर डिपेंड ना कर रहे हो, आइगन फंक्शंस जो हैं वो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो ऑफ द ऑपरेटर ए, कि आप एक ऑपरेटर ऑपरेट करवाएं फंक्शन के ऊपर फॉर एन ऑब्जर्वेबल, किसी ऑब्जर्वेबल का ऑपरेटर ए हो, और आप उसको एक लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन पर ऑपरेट करवाएं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो एक कंप्लीट सेट फॉर्म करते हैं। इसको हम फर्दर देखते हैं कि वो किस तरह कंप्लीट सेट फॉर्म करते हैं। देखिए, अब किसी ऑब्जर्वेबल का ये ऑपरेटर था, इसको आपने एक इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस पर अपडेट करवाया, तो उन्होंने आइगन वैल्यूज भी जनरेट की और इसी तरह वो आइगन फंक्शंस भी जनरेट हुए। तो हम इस आइगन फंक्शन, ये जो आइगन फंक्शन है ये साइ आई है, आई मीन 1 2 3 डिफरेंट है, ये इस तरह के हैं, साइ1 साइ2 साइ3 से लेके साइ n, जिसे मैं साइ आई कह रहा हूं। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, साइ इज इक्वल टू समेशन ऑफ सी आई, साइ आई, ये एक कंप्लीट सेट फॉर्म हो रहा है, क्लियर, जिसके साथ एक नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर। यहाँ पर देखें कि साइ1 साइ2 साइ3 साइ n मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, जो कि फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, वो क्या फॉर्म करता है, वो कंप्लीट सेट फॉर्म करता है आइगन फंक्शंस का। ये वाला, ये कंप्लीट सेट फॉर्म हो रहा है आइगन फंक्शंस का ऑफ सेम ऑपरेटर, ऑपरेटर वही ऑपरेट हो रहा है, ये वाला ऑपरेटर एक ही ऑपरेट होगा, ऑपरेटर ऑब्जर्वेबल का ऑपरेटर एक ही होगा, वही ऑपरेट होगा साइ1 पर भी, साइ2 पर भी, साइ3 पर भी। क्लियर। तो वो डिफरेंट आइगन वैल्यूज जनरेट होंगी a1 a2 a3 से लेके an तक, और अगर वे फंक्शन हमारे फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकते हैं तो आइगन वैल्यूज भी क्या होंगी, फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकती हैं। क्लियर।
तो इन जनरल फॉर्म में हम इस तरह लिखते होते हैं कि किसी ऑब्जर्वेबल का ऑपरेटर जो है वो अपने वेव फंक्शन इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस पर ऑपरेट करवाया, तो आइगन वैल्यू इक्वेशन इस तरह की मिली। तो देन एनी वेव फंक्शन psi may be expressed as linear combination, कोई भी वेव फंक्शन जो है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हैं। इसको फर्दर आप इस तरह लिख सकते हैं C1 psi1 प्लस ये समीशन बता रही है प्लस C1 psi C2 psi2 C3 psi3 प्लस so on Cn psi n। तो ये कंप्लीट सेट जो है ये वेव फंक्शन का क्या हो गया, ये फॉर्म हो गया। क्लियर? तो ये हमारा बेसिस सेट पोस्टुलेट था। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो चुका होगा कि जो हमारे रिमेनिंग पोस्टुलेट रह गए थे, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, टोटल 6 पोस्टुलेट है। पहला हमने स्टडी किया वेव फंक्शन पोस्टुलेट, देन हमने ऑपरेटर पोस्टुलेट, देन हमने टाइम एवोल्यूशन पोस्टुलेट, और फोर्थ पोस्टुलेट हमने किया था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और आज हमने क्या देखे हैं, आज हमने जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोस्टुलेट और बेसिस सेट पोस्टुलेट। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।